व्याख्यान 14 इच्छा पूर्ति। क्या मैं उन क्रमिक पड़ावों की आपको फिर याद दिलाऊं जिनसे हम अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचे हैं? जब अपनी विधि का प्रयोग करते हुए हम स्वप्नों में होने वाले विपर्यास पर पहुंचे थे, तब हमने कुछ समय के लिए इस पर विचार छोड़ देने का निश्चय किया था और स्वप्नों की प्रकृति के बारे में कोई निश्चित जानकारी हासिल करने के लिए बचपन के स्वप्नों पर विचार किया था। इसके बाद इस जांच के परिणाम प्राप्त करके हमने सीधे ही स्वप्न विपर्यास की समस्या पर विचार किया और मुझे आशा है कि थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। परंतु अब हमें यह मानना पड़ेगा कि इन दो दिशाओं में हम जिन परिणामों पर पहुंचे हैं वे पूरे मेल नहीं खाते और यही उचित होगा कि हम अपने परिणामों में मेल बैठाएं। दोनों जांच पड़तालों से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वप्न तंत्र की सारभूत विशेषता यह है कि विचारों का मति भ्रमात्मक अनुभव में रूपांतर हो जाता है। यह देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि यह प्रक्रम कैसे हो जाता है, परंतु यह सामान्य मनोविज्ञान के विचार करने की समस्या है और हम यहाँ इस पर विचार नहीं करना है। बालकों के स्वप्नों से हमें यह पता चला कि स्वप्न तंत्र का उद्देश्य किसी इच्छा की पूर्ति द्वारा हमें ऐसे मानसिक उद्दीपन को दूर करना है जो नींद में बाधा डाल रहा है। विपर्यस्त स्वप्नों के बारे में हम कोई ऐसी ही बात तब तक नहीं कह सकते थे जब तक हम उनके अर्थ लगाने का तरीका न समझ लें, पर शुरू से ही हमें यह आशा थी कि हम उनके विषय में अपने विचारों का अपने शास्त्रीय स्वप्न विषयक विचारों से मेल बैठा सकेंगे। यह आशा पहली बार तब पूरी हुई जब हमने यह देखा कि सब स्वप्न असल में शास्त्रीय स्वप्न हैं, कि उनमें बचपन की सामग्री का प्रयोग होता है और बच्चों के मन में रहने वाले आवेग और तंत्र उसमें स्पष्ट रूप से होते हैं। जब यह महसूस करते हैं कि स्वप्नों में होने वाले विपर्यास को हमने अच्छी तरह समझ लिया है, तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह धारणा विपर्यस्त स्वप्नों के बारे में भी सही है या नहीं कि स्वप्न इच्छा पूर्ति होते हैं। अभी हमने कई स्वप्न का अर्थ लगाया था, पर उनमें इच्छा पूर्ति के प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं किया था। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि उन पर विचार करते हुए यह प्रश्न बार बार आपके मन में उठता रहा, उस इच्छा पूर्ति का क्या हुआ जिसे स्वप्न तंत्र का उद्देश्य माना जाता है। यह प्रश्न अवश्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य लोगों में से हमारे आलोचक निरंतर यह प्रश्न पूछते हैं। आप जानते ही हैं कि मनुष्य जाति में बौद्धिक नवीनताओं के प्रति सहज उदासीनता है। इसके प्रकट होने का एक तरीका यह है कि ऐसी किसी भी नवीनता को तुरंत उसके छोटे से छोटे रूप में ले जाया जाता है और यदि संभव हो तो उसे किसी रूढ़ोक्ति का रूप दे दिया जाता है। इच्छा पूर्ति स्वप्नों के नए सिद्धांत के लिए एक रूढ़ी बात हो गई है। लोग सुनते हैं कि स्वप्नों को इच्छा पूर्ति बताया जाता है, तब वे पूछते हैं इच्छा पूर्ति कहाँ से पैदा होती है, और उनके यह प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि वे उस विचार को ही अस्वीकार करते हैं। उन्हें तुरंत अपने ऐसे असंख्य स्वप्न याद आ जाते हैं जिनमें बड़ी अप्रिय भावना अनुभव हुई थी और कभी कभी तो बड़ा पीड़ा कारक भय तक अनुभव हुआ था, और इस प्रकार स्वप्नों के विषय में मनोविश्लेषण के सिद्धांत का यह कथन उन्हें बहुत असंभाव्य मालूम होता है। इसका आसानी से यह जवाब दिया जा सकता है कि विपर्यस्त स्वप्नों में इच्छा पूर्ति खुले रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि उसे खोजना पड़ता है। इसीलिए यह तब तक प्रदर्शित नहीं की जा सकती जब तक स्वप्नों का अर्थ न लगाया गया हो। आप यह भी जानते हैं कि इन विपर्यस्त स्वप्नों की तह में कार्य कर रही इच्छाएं वे होती हैं जिन्हें सेंसरशिप ने निषिद्ध और अस्वीकृत कर दिया है, और कि उनके होने के कारण ही विपर्यास पैदा होता है और सेंसरशिप का हस्तक्षेप होता है। परंतु सामान्य व्यक्ति को यह समझना कठिन है कि हमें स्वप्न का अर्थ लगाने से पहले
उसमें इच्छा पूर्ति होने के विषय में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। वह सदा इस बात को भूल जाता है। उसकी इच्छा पूर्ति के सिद्धांत को मानने की इच्छा असल में स्वप्न सेंसरशिप का ही परिणाम है, जो उसे वास्तविक विचार के स्थान पर एक स्थानापन्न लाने को प्रेरित करती है और इन काट छांट की हुई स्वप्न इच्छाओं को उसके अस्वीकार कर देने से ही पैदा होती है। निसंदेह हमें खुद यह आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि इतने सारे स्वप्नों की वस्तु कष्टकारक होने का स्पष्टीकरण करें, पर विशेष रूप से हम यह जानना चाहेंगे कि हमें चिंता स्वप्न क्यों आते हैं। यहाँ पहली बार हमारे सामने सपनों में भावों या मनोविकारों की समस्या आती है। इस समस्या पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है, पर बदकिस्मती से हम इस पर इस समय विचार नहीं कर सकते। यदि स्वप्न इच्छा पूर्ति हो है तो कोई कष्टदायक भाव कभी भी इसमें नहीं आने चाहिए। इस बारे में सामान्य आदमी का कहना ठीक मालूम जान पड़ता है, पर इस मामले में 3 बातें उलझने पैदा करती हैं जिन्हें सामान्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहली हो सकता है स्वप्न तंत्र इच्छा पूर्ति की सृष्टि करने में पूरी तरह सफल न हुआ हो और इस कारण गुप्त विचारों की कष्टकारी भावना का कुछ अंश व्यक्त स्वप्न में भी आ गया हो। तब मनोविश्लेषण को यह दिखाना होगा कि ये स्वप्न उस स्वप्न की अपेक्षा बहुत अधिक कष्टकारी थे जो इनसे बना है। इतनी बात हर उदाहरण में सिद्ध की जा सकती है। तो हम स्वीकार करते हैं कि स्वप्न तंत्र का प्रयोजन सफल नहीं हुआ, क्योंकि प्यास के उद्दीपन से उत्पन्न पीने के स्वप्न से यह प्यास नहीं बुझती। इसके बाद भी आदमी प्यासा रहता है और उसे जागकर पानी पीना पड़ता है, तो भी यह एक ठीक स्वप्न है। इसमें इसके सारभूत स्वरूप की किसी बात का अभाव नहीं है। हर सूरत में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकने वाला आशय तो प्रशंसनीय है ही। स्वप्न तंत्र में विफलता होने के ये उदाहरण बहुत काफी मिलते हैं और इसका एक कारण यह है कि स्वप्न तंत्र के लिए वस्तु का रूप भेद करने की अपेक्षा भाव के स्वरूप में अभीष्ट परिवर्तन लाना बहुत कठिन होता है। भाव प्रायः बस में नहीं होते, इसीलिए यह होता है कि स्वप्न तंत्र के प्रक्रम में स्वप्न विचारों की कष्टकारक वस्तु इच्छा पूर्ति का रूप ले लेती है, पर कष्टकारक भाव जैसे का तैसा बना रहता है। जब यह होता है तब भाव और वस्तु में कोई मेल नहीं होता, जिससे आलोचकों को यह कहने का अवसर मिलता है कि स्वप्न इच्छा पूर्ति से बिल्कुल भिन्न चीज है, क्योंकि हानि रहित वस्तु के साथ भी स्वप्न में कष्टकारक भावनाएं जोड़ी होती हैं। इस नासमझी की सी बात का हम यह उत्तर देंगे कि इस तरह के स्वप्नों में ही स्वप्न तंत्र की इच्छा पूर्ति की प्रकृति सबसे अधिक दिखाई देती है, क्योंकि यह वहां सबसे अलग अकेली नजर आती है। इस आलोचना में भूल इसीलिए होती है कि जो लोग स्नायु रोगों से परिचित नहीं हैं, वे वस्तु और भाव में वस्तुतः जितना संबंध है उससे अधिक नजदीकी संबंध की कल्पना करते हैं और इसलिए यह नहीं समझ सकते कि वस्तु में परिवर्तन होते हुए भी उसके साथ वाला भाव अपरिवर्तित रह सकता है। दूसरी बात जो इससे भी अधिक महत्व की है, पर साधारण लोगों द्वारा इसी तरह उपेक्षित कर दी जाती है, यह है इच्छा पूर्ति से निश्चित रूप से कुछ सुख मिलना चाहिए, पर वे पूछते हैं कि किसे? निसंदेह उस व्यक्ति को जिसमें वह इच्छा है, पर हम जानते हैं कि स्वप्न दृष्टा का अपनी इच्छाओं के प्रति एक विचित्र रुख होता है। वह उन्हें अस्वीकार करता है, उनमें काट छांट करता है। संक्षेप में वह कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए उनकी पूर्ति उसे कोई सुख नहीं दे सकती, बल्कि इससे उल्टी अनुभूति देती है। और यहाँ अनुभव से पता चलता है कि यह विपरीत या उल्टी अनुभूति, जिसकी अभी व्याख्या करनी है, चिंता का रूप ग्रहण कर लेती है। जहाँ तक स्वप्न दृष्टा की इच्छाओं का प्रश्न है, वे ऐसे 2 पृथक व्यक्तियों के स्वप्न हैं जो किसी महत्वपूर्ण साझी बात द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसके विस्तार में जाने के बजाय मैं आपको वह प्रसिद्ध परी की कहानी याद दिलाऊंगा, जिसमें आप इन संबंधों की आवृत्ति होती देखेंगे। एक भरी परी ने किसी गरीब आदमी को और उसकी स्त्री से उनकी किन्हीं 3 इच्छाएं पूरी करने का वायदा किया। वे खुश हो गए और उन्होंने अपनी इच्छाएं
सावधानी से चुनने का निश्चय किया, परंतु स्त्री अगली झोपड़ी में पकाए जा रहे कोफ्ते की गंध से आकृष्ट हो गई और उसने उस जैसे 2 कोफ्ते अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा की और वे फौरन हाजिर हो गए। इस तरह पहली इच्छा पूरी हो गई। इस पर पुरुष आपे से बाहर हो गया और गुस्से में उसने यह इच्छा की कि वे दोनों कोफ्ते उसकी पत्नी की नाक की नोक पर लटक जाए। यह भी हो गया, वे कोफ्ते अपने स्थान से नहीं हटाए जा सके। इस तरह दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, पर यह पुरुष की इच्छा थी और उसकी पूर्ति स्त्री के लिए बहुत अप्रिय थी। बाकी कहानी आप जानते हैं, क्योंकि आखिरकार वे पति पत्नी थे, इसलिए उसे तीसरी इच्छा यह करनी पड़ी कि कोफ्ते स्त्री की नाक की नोक पर से हट जावे। अब हम इस परी की कहानी का दूसरे प्रसंगों में बहुत बार प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ मैं इससे सिर्फ यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति किसी दूसरे के लिए बड़ी अरुचिकर हो, जब तक कि वे दोनों व्यक्ति पूरी तरह एक रूप और एकात्म ना हो। अब चिंता स्वप्नों को और भी अधिक अच्छी तरह समझना कठिन नहीं रहेगा। एक प्रेक्षण का उपयोग और करना है और इसके बाद हम ऐसी परिकल्पना बना सकते हैं जिसका कई बातों से समर्थन होता हो। वह प्रेक्षण यह है कि चिंता स्वप्नों में प्रायः ऐसी वस्तु होती है जिसमें कोई विपर्यास नहीं होता। ऐसा लगता है मानो वह सेंसरशिप से बच निकली हो। इस तरह का स्वप्न एक अप्रच्छन्न अर्थात अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देने वाली इच्छा पूर्ति होता है, और इसमें इच्छा वह नहीं होती जिसे स्वप्न दृष्टा स्वीकार करना चाहता है, बल्कि वह होती है जिसे उसने अस्वीकार कर दिया है। सेंसरशिप की क्रिया के होने के स्थान पर चिंता पैदा हो गई। शास्त्रीय स्वप्न तो स्वप्न दृष्टा द्वारा स्वीकृत इच्छा की खुलेआम पूर्ति करता है, और साधारण विपर्यस्त स्वप्न दमित अर्थात अधिक दबाई गई इच्छा की प्रच्छन्न अर्थात अस्पष्ट या छिपी हुई पूर्ति करता है। परंतु चिंता स्वप्न का सूत्र यह है कि यह दमित इच्छा की खुलेआम पूर्ति होता है। चिंता इस बात का संकेत है कि दमित इच्छा सेंसरशिप की अपेक्षा अधिक प्रबल सिद्ध हुई है और उसके बावजूद अपनी पूर्ति कर चुकी है। यह करने वाली थी। हम यह बात स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए जो सेंसरशिप के पक्ष में है, दमित इच्छा की पूर्ति दुखदायी भाव पैदा करने और कोई सफाई पेश करने की बात ही हो सकती है। तो यदि आप चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि हमारे स्वप्नों में व्यक्त चिंता वह चिंता है जो उन इच्छाओं की प्रबलता के कारण अनुभव होती है जिन्हें और मौकों पर हम दबा दिया करते हैं। सिर्फ स्वप्नों के अध्ययन से हमें पता नहीं चलता कि यह सफाई चिंता का रूप क्यों ले लेती है। स्पष्ट है कि हमें चिंता पर दूसरे प्रसंगों में विचार करना चाहिए। जो परिकल्पना बिना किसी विपर्यास बारे चिंता स्वप्नों के लिए ठीक है, वह उन स्वप्नों के लिए भी जिनमें कुछ विपर्यास हो गया है, और दूसरी प्रकार के अप्रिय स्वप्नों के लिए भी जिनमें उससे उत्पन्न अप्रिय भावनाएं संभवतया चिंता के पास तक जा पहुंचती हैं, मानी जा सकती हैं। साधारणतया चिंता स्वप्न हमें जगा देते हैं। प्रायः हम अपनी नींद उस समय पहले ही तोड़ देते हैं जब स्वप्न की तह में मौजूद दमित इच्छा सेंसरशिप को हराकर पूर्ण पूर्ति पर पहुंचती है। ऐसी अवस्था में स्वप्न अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर सका, पर इससे इसकी सारभूत विशेषता नहीं बदल गई। हमने स्वप्न की तुलना रात के चौकीदार से की है। वह नींद का पहरेदार है और उसका प्रयोजन नींद में रुकावट को रोकना है। रात के चौकीदारों को भी उस समय स्वप्नों की तरह ही सोने वालों को जगाना पड़ता है, जब वे गड़बड़ी या संकट के कारण को दूर करने में अकेले असमर्थ नहीं होते। तो भी कभी कभी हमें तब भी नींद जारी रखने में सफलता हो जाती है, जब हमारे स्वप्न हमें कुछ बेचैन करने लगते हैं और चिंता पैदा करने लगते हैं। हम नींद में अपने आप से कहते हैं, आखिर यह स्वप्न ही तो है, और सोते रहते हैं। आप पूछेंगे कि ऐसा कब होता है कि स्वप्न की इच्छा सेंसरशिप को हराने में समर्थ हो जाती है। यह इच्छा पर या सेंसरशिप पर निर्भर है। हो सकता है कि कभी कभी अज्ञात कारणों से इच्छा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है, पर हमारी धारणा यह है कि व्यक्ति संतुलन में यह परिवर्तन होने का कारण प्रायः सेंसरशिप का रुख ही होता है। हम पहले जान चुके हैं कि सेंसरशिप की तीव्रता प्रत्येक उदाहरण में अलग अलग होती है और वह विभिन्न
अवयवों से विभिन्न प्रकार की शक्ति बरतती है। अब हम इतनी बात और कहना चाहते हैं कि इसका साधारण व्यवहार भी बहुत बदलने वाला होता है और यह उसी अवयव के प्रति भी सदा एक समान कठोर नहीं दिखाई देता। यह तब यदि ऐसा हो कि सेंसरशिप किसी स्वप्न इच्छा के विरुद्ध जो उसे उखाड़ फेंकने को तैयार है अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करता ही है, तो वह विपर्यास का उपयोग करने के बजाय अपना आखिरी हथियार काम में लाती है और चिंता पैदा करके नींद को नष्ट कर देती है। यहाँ आकर हमें यह महसूस होता है कि अब भी हमारे पास इस विषय में कोई धारणा नहीं कि ये दुष्ट अस्वीकृत इच्छाएं रात के समय ही क्यों उभर आती हैं और हमें नींद में परेशान करती हैं। इसका उत्तर एक और परिकल्पना द्वारा ही दिया जा सकता है जो नींद के स्वरूप पर प्रकाश डालती है। दिन के समय इन इच्छाओं पर सेंसरशिप का भारी बोझ पड़ता है और साधारणतः यह असंभव होता है कि वे अपने आप को जरा भी अनुभव करा सके, पर रात में यह संभावना है कि मानसिक जीवन की और सब चेष्टाओं की तरह यह सेंसरशिप निलंबित अर्थात क्रियाहीन या बहुत ही कमजोर हो जाती हो और नींद की एकमात्र इच्छा ही व्यापक हो जाती हो। इस प्रकार रात के समय सेंसरशिप की इस आंशिक निष्क्रियता के कारण ही निषिद्ध इच्छाएं फिर सक्रिय हो सकती हैं। इन सोमानिया अर्थात निद्राहीनता रोग से पीड़ित दुर्बल स्नायु वाले लोग यह स्वीकार करते हैं कि शुरू में उनकी निद्राहीनता अपनी इच्छा के अधीन थी। कारण यह कि उन्हें सोने की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि वे अपने स्वप्नों से डरते थे। आशय यह हुआ कि वे सेंसरशिप की कम जागरूकता के परिणामों से डरते थे। आपको यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि सेंसरशिप की यह कमी घोर असावधानी का पक्ष पोषण नहीं करती। नींद हमारे मोटर कार्यों को कमजोर कर देती है। यदि हमारे दुष्ट आशय हमारे भीतर हलचल शुरू कर दे तो भी वे अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि एक स्वप्न पैदा कर दें जो सब व्यवहारिक प्रयोजनों की दृष्टि से हानि रहित होता है। और इस आराम देने वाली परिस्थिति के कारण ही सोने वाला यह कह दिया जाता करता है। यह तो सच है कि वह रात में यह बात कहता है, पर यह उसके स्वप्न जीवन का हिस्सा नहीं होती। यह तो सिर्फ स्वप्न है। इस प्रकार हम इसे चलने देते हैं और सोना जारी रखते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि आप हमारे इस विचार को याद करें कि अपनी इच्छा के विरुद्ध यत्न करता हुआ स्वप्न दृष्टा दो पृथक परंतु फिर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों का मिला जुला रूप है, तो आप इस बात का एक और संभव तरीका समझ सकेंगे कि इच्छा पूर्ति के द्वारा कोई बहुत अप्रिय बात कैसे पैदा की जा सकती है। मेरा संकेत राजा की ओर, सजा की ओर है। यहाँ भी 3 इच्छाओं वाली परी की कहानी से बात स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। तस्तरी में रखते हुए कोफ्ते पहले व्यक्ति स्त्री की इच्छा की प्रत्यक्ष पूर्ति थे। उसकी नाक की नोक पर लगे हुए कोफ्ते दूसरे व्यक्ति पति की इच्छा की पूर्ति हैं, पर साथ ही वे पत्नी की मूर्खतापूर्ण इच्छा की सजा भी है। स्नायु रोगों में हमें ऐसी इच्छाएं मिलेंगी जो परी की कहानी की तीसरी अर्थात एकमात्र शेष इच्छा से प्रयोजन की दृष्टि से मिलती जुलती होंगी। मनुष्य के मानसिक जीवन में ऐसी बहुत सारी सजा की प्रवृत्तियां हैं, वे बड़ी प्रबल होती हैं और उन्हें हम अपने कुछ कष्टकारक स्वप्नों का कारण मान सकते हैं। अब शायद आप यह सोचेंगे कि हम इस सब के बाद प्रसिद्ध इच्छा पूर्ति की कोई खास चीज नहीं बची, पर बारीकी से विचार करने पर आप यह स्वीकार करेंगे कि आपका कहना गलत है। स्वप्नों के संभावित स्वरूप के बारे में कुछ लेखकों के अनुसार उनके असली स्वरूप के बारे में जो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, इन पर बाद में विचार किया जाएगा। उनकी तुलना में हल अर्थात इच्छा पूर्ति, चिंता पूर्ति और सजा पूर्ति निश्चित ही नगण्य है। इसके साथ इतनी बात और जोर दीजिए कि चिंता इच्छा से ठीक उल्टी या विरोधी चीज है और विरोधी चीजें साहचर्य में एक दूसरे के बहुत निकट रहती हैं और जैसा कि हम बता चुके हैं कि वे अचेतन में वस्तुतः एक दूसरे के ऊपर परिवह होती हैं। इसके अलावा सजा भी एक इच्छा की पूर्ति है। यह दूसरे अर्थात सेंसर करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है। तो कुल मिलाकर मैंने इच्छा पूर्ति के सिद्धांत पर आपके आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया, पर हमें प्रत्येक विपर्यस्त स्वप्न में
इसकी उपस्थिति दिखानी होगी और निश्चित समझिए कि हम इस जिम्मेदारी से जरा भी बचना नहीं चाहते। हम डेढ़ फ्लोरिन में 3 बेकार थिएटर टिकटों वाले स्वप्न पर, जिसका हम पहले निर्वचन कर चुके हैं, विचार करेंगे, जिससे हम पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं। मुझे आशा है कि वे बातें आपको याद होंगी। एक महिला ने जिसके पति ने उसे उससे सिर्फ 3 महीने छोटी सहेली एलिस की सगाई की बात बताई थी। अगली रात स्वप्न में देखा कि मैं और मेरा पति थिएटर में है और बैठने के स्थानों का एक हिस्सा प्रायः खाली है। उसके पति ने उससे कहा था कि एलिस और उसका भावी पति भी थिएटर आना चाहते थे, पर वे नहीं आ सके क्योंकि उन्हें बहुत रद्दी स्थान अर्थात डेढ़ फ्लोरिन में 3 टिकट वाले स्थान मिल सके। उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें इससे बहुत हानि नहीं हुई। हमने देखा था कि स्वप्न विचारों का संबंध उसके जल्दी विवाह करने और अपने पति से असंतुष्ट रहने के कारण उत्पन्न परेशानी से था। हमें यह जानने की उत्सुकता होगी कि निराशा भरे विचार इच्छा पूर्ति के रूप में कैसे बदले और व्यक्ति वस्तु में इच्छा पूर्ति का कौन सा चिन्ह देखा जा सकता है। वह तो हम पहले ही जानते हैं कि बहुत जल्दबाजी वाले अवयव को सेंसरशिप से पहले ही लुप्त कर दिया जाता है। खाली स्थान इस अवयव का निर्देश करते हैं। डेढ़ में 3 वाक्यांश अब हमें पहले की अपेक्षा अधिक समझ में आने लगा है, क्योंकि इसके बाद हम प्रतीकों की जानकारी हासिल कर चुके हैं। संख्या 3 असल में एक पुरुष की प्रतीक है और हम व्यक्ति अवयव का आसानी से यह अर्थ कर सकते हैं। दहेज द्वारा एक आदमी पति खरीदना, मैं अपने दहेज द्वारा 10 गुना अच्छा आदमी खरीद सकती थी। थिएटर जाना स्पष्टता विवाह का प्रतीक है। टिकट जल्दी हासिल करना विवाह जल्दी करने का सीधा स्थानापन्न है। यह स्थानापन्नता इच्छा पूर्ति का कार्य है। स्वप्न दृष्टा ने अपने शीघ्र विवाह पर हमेशा उतना असंतोष अनुभव नहीं किया था जिस दिन उसने अपनी सहेली की सगाई की बात सुनी। उस समय तक उसे अपने विवाह का अभिमान था और वह अपनी सहेली की अपेक्षा अपने को अधिक सौभाग्यवती मानती थी। आमतौर से सुनने में आता है कि निष्कपट लड़कियां सगाई हो जाने पर प्रायः इस बात पर खुशी जाहिर करती हैं कि अब वे शीघ्र ही सब नाटकों में जा सकेंगी और अब तक निषिद्ध सब चीजें देख सकेंगी। यहाँ कौतूहल का संकेत और ताकने की जो इच्छा प्रदर्शित की गई वह निसंदेह रूप में विशेष रूप से माता पिता के बारे में यौन ताकने के आवेग से पैदा हुई और लड़की को जल्दी विवाह करने के लिए प्रेरित करने में यह प्रबल प्रेरक कारण बनी। इस प्रकार थिएटर जाना विवाहित होने का स्पष्ट रूप से सूचक स्थानापन्न बन गया। इस समय अपने शीघ्र विवाह के कारण परेशान होने पर वह उस समय में जा पहुंची जब इसी विवाह में उसकी दर्शनीय इच्छा ताकने की इच्छा को पूरा किया गया था और इस प्रकार उसने इस पुराने इच्छा आवेग से प्रेरित होकर विवाह के विचार के स्थान पर थिएटर जाने की बात स्थापित कर दी। हम कह सकते हैं कि छिपी हुई इच्छा पूर्ति प्रदर्शित करने के लिए हमने जो उदाहरण चुना है वह सबसे अधिक सुविधाजनक उदाहरण नहीं है, पर और सब विपर्यस्त स्वप्नों में ऊपर प्रयुक्त रीति के सदृश रीति से ही चलना होगा। इस समय यहाँ ऐसा बहुत से खंडनों और गलत फहमियों की गुंजाइश होती है। स्वप्न के सारे सिद्धांत में सबसे अधिक संकट वाली चीज यही है। आप इसके अतिरिक्त शायद यह समझ रहे हैं कि मैंने अपने कथन का कुछ अंश पहले ही वापस ले लिया है, क्योंकि मैंने यह कहा है कि स्वप्न इच्छा पूर्ति या इसकी विरोधी चीज अर्थात चिंता या सजा जो वास्तविक रूप में आ गई है, और आप समझेंगे कि यह बहुत अच्छा मौका है जबकि मुझे अपने कथन को और सीमित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मुझे इस कारण भी बुरा भला कहा गया है कि मैं अपने को सुबोध लगने वाले तथ्यों को इतने संक्षिप्त रूप में पेश करता हूं कि सुनने वालों को कायल नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति स्वप्न निर्वचन में इतनी दूर तक जा चुका है और यहाँ तक हमारे सब निष्कर्षों को स्वीकार कर चुका है, तब प्रायः इच्छा पूर्ति के इस प्रश्न पर आकर वह रुक जाया करता है और पूछता है, मैं मानता हूं कि प्रत्येक स्वप्न पर कुछ अर्थ है और मनोविश्लेषण की विधि का प्रयोग करके यह अर्थ पता लगाया जा सकता है।
पर विरोधी बातें सामने देखने पर उसे सदा इच्छा पूर्ति के फार्मूले में ही क्यों फिट करना चाहिए। जैसे दिन में हमारे विचार कई पहलुओं वाले होते हैं, जैसे ही हमारे रात के विचार भी क्यों नहीं होने चाहिए। अर्थात कभी कोई स्वप्न इच्छा पूर्ति भी हो सकता है, पर कभी, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, वह इसका विपरीत या उल्टा अर्थात भय का वास्तविक रूप भी हो सकता है। या इसी तरह किसी संकल्प की अभिव्यक्ति, कोई चेतावनी, किसी समस्या के पक्ष और विपक्ष में विचार, या कोई भर्त्सना या अंतःकरण की कोई कचोट हो सकता है। यह जो काम करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश हो सकता है, इत्यादि। किसी इच्छा या अधिक से अधिक इसकी विपरीत बात पर ही सदा आग्रह क्यों हो। यह माना जा सकता है कि यदि और सब बातों पर हम एक मत हो सकते हैं तो इस प्रश्न पर मतभेद का कोई बड़ा महत्व नहीं। क्या हम इतने से संतोष नहीं कर सकते कि हमने स्वप्नों का अर्थ पता लगा लिया है और वे तरीके जान लिए हैं जिनसे हम उनका अर्थ पता लगा सकते हैं। यदि हम इस अर्थ को बहुत सख्ती से सीमित करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत पीछे लौट आए हैं। पर यह बात नहीं है। इस विषय पर गलतफहमी हमारे स्वप्न संबंधी ज्ञान की सारभूत और आवश्यक बातों पर पहुंच जाती है और स्नायु रोगों को समझने के कार्य में इसके महत्व को कम कर देती है। इसके अलावा दूसरे पक्ष पर अनुग्रह करने के लिए जिसका व्यवसाय जीवन में कुछ महत्व तैयार करने की तत्परता यहाँ न केवल अप्रासंगिक है बल्कि वैज्ञानिक मामलों में वस्तुतः हानिकारक है। इस प्रश्न पर कि स्वप्नों का अर्थ कई तरफा या अनेक पहलुओं वाला क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा उत्तर वही है जो ऐसे मामले में प्रायः होता है। मैं नहीं जानता कि वैसा क्यों नहीं होना चाहिए। यदि वे वैसे होते तो मुझे कोई ऐतराज ना होता। जहाँ तक मेरा संबंध है वे वैसे हो सकते हैं, पर स्वप्नों के इस अधिक विस्तृत और अधिक सुविधाजनक अवधारणा के मार्ग में सिर्फ एक छोटी सी बात है कि तथ्यता वे वैसे नहीं होते। मेरा दूसरा उत्तर इस बात पर बल देगा कि यह भावना कि स्वप्न विचारों की और बौद्धिक कार्यों की बहुत तरह की रीतियों के निरूपक होते हैं मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। एक बार एक रोगी के रोगग्रस्त हिस्ट्री में मैंने एक ऐसा स्वप्न दर्ज किया जो लगातार 3 रातों तक आया और फिर कभी नहीं आया। मैंने उसकी यह व्याख्या की कि यह स्वप्न किसी संकल्प का प्रतिरूप था और उस संकल्प के पूरा होते ही उसके लिए दिखने की आवश्यकता नहीं रही। बाद में मैंने एक स्वप्न प्रकाशित किया जो एक अपराध स्वीकृति को निरूपित करता था। इसीलिए यह कैसे हो सकता है कि मैं स्वयं अपना खंडन करूं और बलपूर्वक कहूं कि स्वप्न सदा और एकमात्र इच्छा पूर्ति होते हैं। मैं कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतफहमी चलने देने के बजाय जिसके स्वप्नों के विषय में हमारी सारी मेहनत अकारत हो जाए, इस बात पर बल देना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। उस गलतफहमी के कारण लोग स्वप्न को गुप्त स्वप्न विचार समझ लेते हैं और स्वप्न के बारे में वे बातें कह देते हैं जो स्वप्न गुप्त स्वप्न विचारों पर और सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है। कारण कि यह बिल्कुल सच है कि स्वप्न अभी बताए गए सब तरह के विचारों अर्थात संकल्प, चेतावनी, चिंतन, आचार संबंधी किसी समस्या को हल करने की कोशिश या तैयारी इत्यादि को निरूपित भी कर सकते हैं और ये बातें स्वप्नों के स्थान पर भी आ सकती हैं। पर जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह बात सिर्फ उन गुप्त विचारों के बारे में सही है जो स्वप्न के रूप में बदल गए हैं। स्वप्नों के निर्वचनों से आपको मालूम हुआ था कि मनुष्य के अचेतन विचार प्रक्रमों में ऐसे संकल्प, तैयारियां और चिंतन भरे पड़े हैं जिनमें से स्वप्न तंत्र के द्वारा स्वप्न बनते हैं। यदि किसी समय आपकी दिलचस्पी स्वप्न तंत्र में उतनी नहीं है बल्कि लोगों के अचेतन विचार प्रक्रमों पर केंद्रित है तो तब आप स्वप्न निर्माण को छोड़ देंगे और स्वप्नों के बारे में यह कहने लगेंगे कि वे किसी चेतावनी, संकल्प आदि को निरूपित करते हैं और यह बात व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए सही है। मनोविश्लेषण कार्यों में प्रायः यह किया जाता है।
साधारणतः हम सपनों के व्यक्त रूप को हटाने की कोशिश करते हैं और उसके स्थान पर उन संबंधित गुप्त विचारों को लाने का यत्न करते हैं जिनमें स्वप्न पैदा होते हैं। इस प्रकार हमें गुप्त स्वप्न विचारों का मूल्यांकन करने की कोशिश से बिल्कुल प्रासंगिक रूप से यह पता चलता है कि ऊपर गिनाए गए सब अति जटिल मानसिक कार्य अचेतन रूप से किए जा सकते हैं। यह निष्कर्ष जितना विस्मयकारक है, निश्चित रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है। पर थोड़ा सा पीछे लौटिए। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि स्वप्न इन अनेक विचार रीतियों को निरूपित करते हैं, परंतु यह तभी सही है जब आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो कि यह बात को संक्षिप्त रूप में कहने का तरीका है और आप यह कल्पना ना करें कि आप जिन अनेक रूपता की बात कर रहे हैं वह स्वयं ही स्वप्नों के सारभूत स्वरूप का हिस्सा है। जब आप किसी स्वप्न की चर्चा करते हैं तब आपका आशय या तो स्वप्न व्यक्त स्वप्न अर्थात स्वप्न तंत्र से उत्पन्न वस्तु होगा अथवा अधिक से अधिक यह स्वप्न तंत्र अर्थात मानसिक प्रक्रम होगा जो गुप्त स्वप्न विचारों को व्यक्त स्वप्नों के रूप में लाता है। इस शब्द का किसी और अर्थ में प्रयोग विचार विभ्रम है, जिससे अवश्य बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। यदि कुछ भी आप स्वप्न के पीछे मौजूद गुप्त विचारों के बारे में कहना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से वैसा कहिए और अपनी स्थिर अभिव्यक्ति से समस्या को और अस्पष्ट मत बनाइए। गुप्त स्वप्न विचार वह सामग्री है जिसे स्वप्न तंत्र व्यक्त स्वप्न में बदल देता है। आप सामग्री को और सामग्री पर होने वाले प्रक्रम को अलग अलग पहचानने के समय क्यों लगातार भ्रम में पड़ते जाते हैं, और यदि आप ऐसे भ्रम में पड़ते हैं तो उन लोगों से आप किस तरह श्रेष्ठ हैं जिन्हें सिर्फ अंतिम उत्पन्न वस्तु का ही पता होता है और जो यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ से आती है या कैसे बनती है। स्वयं स्वप्न के लिए एकमात्र आवश्यक चीज वह स्वप्न तंत्र है जिसने विचार सामग्री पर क्रिया की है, और जब हम सिद्धांत विवेचन पर आते हैं तब हमें इसका तिरस्कार करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कुछ क्रियात्मक स्थितियों में इसकी उपेक्षा की जा सकती हो। दूसरी बात यह है कि विश्लेषण संबंधी प्रेक्षण से प्रकट होता है कि स्वप्न तंत्र में सिर्फ गुप्त विचारों को ऊपर वर्णित आद्य या प्रतिगामी अभिव्यक्ति रूप में बदल देना ही है नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसी चीज जिसमें सदा जोड़ी भी जा सकती है, जो दिन के समय के गुप्त विचारों में नहीं होती, पर जो स्वप्न निर्माण में वास्तविक प्रेरक बल होती है। यह अनिवार्य अवयव उसी तरह अचेतन इच्छा होती है जिसकी पूर्ति के लिए स्वप्न की वस्तु रूपांतरित होती है। तो जहाँ तक हम स्वप्न में निरूपित विचार मात्र पर गौर कर रहे हैं, वहां तक स्वप्न ऐसी कोई भी चीज जिससे जैसे चेतावनी, संकल्प तैयारी आदि हो सकता है, पर इसके अलावा यह स्वयं सदा एक अचेतन इच्छा की पूर्ति होता है। और जब आप इसे स्वप्न तंत्र का परिणाम मात्र मानते हैं तब यह सिर्फ इच्छा पूर्ति होता है। तो स्वप्न कभी भी संकल्प या चेतावनी की अभिव्यक्ति मात्र नहीं होता और इसमें अधिक भी नहीं होता। इसमें संकल्प या जो और कुछ भी हो वह एक अचेतन इच्छा की मदद से आद्य रूप में बदल जाता है, इस तरह रूपांतरित हो जाता है, यह वचनांतरित हो जाता है, मेटामॉर्फोज्ड कि वह इच्छा पूर्ति हो जाता है। यह एक ही विशेषता अर्थात इच्छा की पूर्ति सदा रहती है और दूसरे अवयव बदलते रहते हैं। असल में स्वप्न स्वयं कोई इच्छा हो सकता है। उस अवस्था में स्वप्न अचेतन इच्छा की सहायता से हमारे जागते समय की गुप्त इच्छा की पूर्ति को निरूपित करता है। यह सब बात मेरे अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट है और मैं नहीं जानता कि आपको भी यह उतने ही स्पष्ट रूप में समझाने में मैं सफल हुआ हूँ या नहीं, और इसे आपके सामने सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि एक ओर तो प्रमाण के लिए बहुत सारे स्वप्नों के सावधान विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत गवाही की आवश्यकता है, और दूसरी ओर हमारी स्वप्न विषयक अवधारणा का यह कठिन और सबसे महत्वपूर्ण अंश कुछ ऐसी बातों को उल्लेख किए बिना जिनकी अभी हमने चर्चा नहीं की निश्चायक रूप से पेश नहीं किया जा सकता। यह देखने के बाद कि ये सब घटनाएं कितनी घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं,
आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी एक घटना के स्वरूप पर उसी तरह की और घटनाओं को बिना छुए दूर तक विचार कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमें उन घटनाओं के बारे में कुछ मालूम नहीं है जो सपनों के इतने नजदीक होते हैं नहीं है, अर्थात स्नायु रोग लक्षण। इसलिए हमें एक बार फिर उतने ही से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए जितना सचमुच हमने हासिल कर लिया है। अब मैं आपको एक और उदाहरण की व्याख्या बताऊंगा और एक नया विचार बीच में लाऊंगा। एक बार फिर उस स्वप्न पर विचार कीजिए जिस पर हम कई बार पहले विचार कर चुके हैं, अर्थात डेव फ्लोरिन में थिएटर की 3 टिकटों वाला स्वप्न। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसे उदाहरण के रूप में रखने में मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। आप जानते हैं गुप्त विचार क्या थे? यह सुनने के बाद कि उसकी सहेली की सगाई अभी हुई है, यह परेशानी कि मैंने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की, अपने पति के प्रति आदर में कमी, और यह विचार कि यदि मैं प्रतिज्ञा की होती तो मुझे अधिक अच्छा पति मिल सकता था। हम यह भी जान चुके हैं कि जिस इच्छा ने इन विचारों में से स्वप्न बनाया, यह देखने या ताकने की इच्छा थी, अर्थात थिएटर जा सकने की इच्छा थी। बहुत संभवतया इस पुरानी उत्सुकता की एक शाखा थी कि विवाह के बाद वास्तव में क्या होता है। यह सुविदित है कि बच्चों में यह कुतूहल माता पिता के यौन जीवन की दिशा में होता है। कहने का आशय यह है कि यह एक शैशवी आवेग है और बाद के जीवन में यह जहाँ कहीं कायम रहता है वहाँ इसकी जड़ शैशवकाल में ही होती है। पर स्वप्न से पिछले दिन प्राप्त समाचार से यह स्वप्न दर्शनेच्छा जाग उठने का कोई कारण नहीं था। इससे सिर्फ परेशानी और अफसोस हुआ। दर्शनेच्छा का यह आवेग पहले स्वप्न विचारों में जोड़ा हुआ नहीं था और मनोविशेषज्ञ इसको अपने विचार के अंतर्गत लिए बिना स्वप्न निर्वचनों के परिणामों का उपयोग कर सकता था। पर यहाँ भी परेशानी स्वयं स्वप्न पैदा नहीं कर सकती। इस विचार में से कि विवाह करने में इतनी जल्दी करना मूर्खता थी, तब तक स्वप्न नहीं बन सकता था जब तक उस विचार ने बचपन की यह देखने की इच्छा को कि विवाह के बाद क्या होता है न जगा दिया हो। इस प्रकार इस इच्छा ने स्वप्न वस्तु बनाई और उसमें विवाह के स्थान पर थिएटर जाना ला दिया, और उसका रूप विवाह से पहले की इस इच्छा पूर्ति का रूप था कि मैं अब थिएटर जा सकती हूँ और ये सब चीजें देख सकती हूँ जो हमें कभी देखने नहीं दी गई, और तुम नहीं देख सकती। मेरा विवाह हो चुका है और तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है। इस प्रकार वास्तविक स्थिति विपरीत स्थिति में बदल गई और पहले की जीत के स्थान पर हार की बेचैनी आ गई, और प्रसंगत ताकने या देखने के आवेग और अहंकार पूर्ण प्रतिद्वंदिता के आवेग दोनों की संतुष्टि हो गई। यह पीछे वाला असंतोष ही स्वप्न की व्यक्ति वस्तु नियत या निर्धारित करता है, क्योंकि इसमें यह सचमुच थिएटर में बैठी है जबकि उसकी सहेली अंदर नहीं आ सकती। स्वप्न वस्तु के वे अंश जिनके पीछे गुप्त विचार अब भी अपने आप को छिपाए हुए हैं, संतुष्टिकारक स्थिति के अनुचित और समझ में न आने वाले रूप भेदों के रूप में प्राप्त होंगे। निर्वचन का काम यह है कि उन सारी बातों को अलग कर दे जो इच्छा पूर्ति को निरूपित करती है और इन संकेतों से कष्टकारक गुप्त विचारों की पुनः रचना करे। मैंने आपके ध्यान में जो नई बात लाने के लिए कहा था वह यह थी कि आप इन गुप्त स्वप्न विचारों पर जो अब प्रमुख रूप से सामने आए हैं ध्यान दें। मेरी यह प्रार्थना है कि आप ये बातें ना भूलें। एक स्वप्न दृष्टा को इनका ज्ञान या चेतना नहीं है। 2, वे बिल्कुल तर्क संगत और सुसंबद्ध है और इसलिए हम उन्हें इस रूप में समझ नहीं सकते हैं कि वे उसी उद्दीपन की सुबोध प्रतिक्रिया है जिसने स्वप्न को जन्म दिया। और 3, उनका मूल्य किसी मानसिक आवेग या बौद्धिक व्यापार के मूल्य जितना हो सकता है। अब मैं इस विचार को और भी दृढ़ता से पिछले दिन के अवशेष कहूँगा। स्वप्न दृष्टा उन्हें माने या न माने, इसके बाद मैं इस अवशेष और गुप्त स्वप्न विचारों में अंतर करूंगा, इस तरह जैसे कि हम करते रहे हैं। स्वप्न के निर्वचन से ज्ञात हर बात को गुप्त स्वप्न कहूंगा जब तक कि पिछले दिन का अवशेष गुप्त स्वप्न विचारों का सिर्फ एक अंश। तो जो कुछ होता है उसके विषय में हमारा अवधारणा यह है कि पिछले दिन के अवशेष में कोई चीज और जुड़ गई है। यह चीज भी अचेतन से संबंध रखती है। यह एक
प्रबल पर दमित अर्थात दबाया गया इच्छा आवेग है, जिसके होने पर ही स्वप्न का निर्माण हो सकता है। इच्छा आवेग अवशेष पर क्रिया करके गुप्त स्वप्न विचारों के इन दूसरे भाग की सृष्टि करता है, जिसका हमारे जागृत जीवन के दृष्टिकोण से अब बुद्धि संगत या सुबोध दिखाई देना आवश्यक नहीं रहता। अवशेष और अचेतन इच्छा के आपसी संबंध को स्पष्ट करने के लिए मैंने कहीं एक दृष्टांत दिया है और इसी को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। प्रत्येक कारोबार के लिए उसमें खर्चे उठाने वाले पूंजीपति की और एक ऐसे मालिक प्रबंधक की आवश्यकता होती है जिसे उस कारोबार की जानकारी हो और उसे चलाना आता हो। स्वप्न निर्माण में पूंजीपति वाला कार्य सदा अचेतन इच्छा द्वारा और इस इच्छा द्वारा ही किया जाता है। यह ही इसके लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा रूपी धन देती है। मालिक प्रबंधक पिछले दिन का अवशेष जो खर्च करने का तरीका निश्चित करता है। निस्संदेह ऐसा हो सकता है कि स्वयं पूंजीपति को कारोबार की सामान्य या विशेष जानकारी हो या मालिक प्रबंधक के पास ही पूंजी हो। इससे व्यवहारिक स्थिति बड़ी सरल हो जाती है, पर इसका सिद्धांत पक्ष अधिक कठिन हो जाता है। अर्थशास्त्र में हम पूंजीपति का कार्य करने वाले मनुष्य में और उसी मनुष्य की मालिक प्रबंधक की हैसियत में विभेद करते हैं और इस विभेद से पर मूल स्थिति आ जाती है जिसके आधार पर हमारा दृष्टांत खड़ा है। स्वप्न के निर्माण में भी बेपरिणामन या विविध रूप पाए जाते हैं। ये मैं आपके ढूंढने के लिए छोड़ देता हूँ। इस प्रश्न पर अब हम और विचार नहीं करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मन में एक बाधक ख्याल बहुत समय से आया हुआ होगा और वह विचारने योग्य है। आप पूछ सकते हैं, क्या तथाकथित अवशेष उस अर्थ में वास्तव में अचेतन है जिसमें स्वप्न के निर्माण के लिए आवश्यक इच्छा अचेतन है? आपकी शंका उचित है। यह सारे विषय की मुख्य समस्या है। वे दोनों एक ही अर्थ में अचेतन नहीं है। स्वप्न इच्छा एक दूसरी तरह के अचेतन से संबंध रखती है। इस अचेतन की जड़ें, जैसा कि हम देख चुके हैं, शैशव काल में होती हैं और इसमें विशेष तंत्र होता है। इन दोनों प्रकार के अचेतनों में फर्क करने के लिए इन्हें अलग अलग नाम देना सबसे अच्छा रहेगा, पर फिर भी हम तब तक इस मामले में रुके रहेंगे जब तक कि हम स्नायु रोगों की घटनाओं से परिचित ना हो जाए। यदि किसी प्रकार के अचेतन के अस्तित्व की हमारी अवधारणा को पहले ही कल्पना प्रसूत मान लिया जाए तो हमारे यह कहने पर कि अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए हमें दो प्रकार के अचेतन मानने पड़े हैं, लोगों पर क्या असर पड़ेगा? यह बात हम यहीं छोड़ते हैं। यहाँ फिर आपने अधूरी बात सुनी, परंतु क्या यह विचार आशाजनक नहीं है कि हमारी इस जानकारी को हम स्वयं या हमारे पीछे आने वाले आगे बढ़ाएंगे? और क्या स्वयं हमने काफी नई और काफी चौंकाने वाली बातें नहीं जानी हैं? Thank you very much for listening. This is the end of lecture 14. Thank you.